फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की जो क्विक रिविजन सीरीज थी वो खत्म कर चुके हैं। हिस्ट्री के 4 वीडियोस के माध्यम से और इकोनॉमिक्स में 3 वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी कवर किए गए, ना कि कुछ छोड़ा गया है। जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली उन्हीं से ही बनते हैं और सब प्रीवियस ईयर पैटर्न पर रिवाइज है। ये वीडियोस आपकी सभी परीक्षाओं हेतु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जीएस पूछी जाती है और जीएस के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन वीडियोस में समाहित हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज का अगला पार्ट लेते हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा संविधान। क्या स्टार्ट करने वाला हमारा संविधान? पॉलिटी। हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बस आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाया जा रहा है इस चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं हम संविधान की विशेषताओं से। कहाँ से? संविधान की विशेषताओं से। किसी भी संविधान की मुख्य बातों को स्पष्ट करने वाले लक्षण संविधान की विशेषता कहलाते हैं। भारतीय संविधान में शामिल विशिष्ट लक्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रेरित है, जिनकी भूमिका भारतीय संविधान को विश्व में एक आदर्श स्थिति पर स्थापित करती है। कौन संविधान को? भारतीय संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित जो कि भारत का है लिखित और सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, साथ ही यह विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, जिनमें से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कई परिवर्तन किए जा चुके। ठीक है, किए गए और किए जा चुके। 395 मूल थे। क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में अनुसूचियां 12 हो गई और अनुच्छेद अभी 450 से अधिक लगभग हैं। ठीक है, विश्व में संविधान के 2 प्रकार हैं। देखो, सब प्रकार से इस आपको बताया जाएगा दोस्तों। विश्व में संविधान के 2 प्रकार हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का जो उदाहरण है वो है अमेरिका, और जो अलिखित संविधान का उदाहरण है वो है ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान का मतलब नहीं कि लिखा ही नहीं गया, मतलब वेल मैनर्ड तरीके से, एक किताब तरीके से नहीं बनाएगी। जैसा कि हमारे यहाँ एक संविधान की एक किताब है जिसे वेल मैनर्ड तरीके से सजाया भी गया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने उसमें हैंड रिटन बनाया गया था। ठीक है, चलिए, कैलीग्राफी द्वारा। विश्व के किसी भी संविधान में भारतीय संविधान जितने अनुच्छेद नहीं है। सबसे बड़ा संविधान भारत का 395 अनुच्छेद। ठीक है, सबसे छोटा सा, एक मिनट दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों उस त्रुटि के लिए, गलती के लिए। सबसे बड़ा संविधान भारत का 395 अनुच्छेद है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया का 128 अनुच्छेद। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, और चीन के में 138 अनुच्छेद, और कनाडा के में 147 अनुच्छेद हैं। कनाडा के कितने हैं? 147 अनुच्छेद हैं। हमें याद रखना है भारत का 395 अनुच्छेद भारत के में है, बाकी सबसे हमें इतना मतलब नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद के मूल क्रम को उलट पलट न करने के उद्देश्य से नए अनुच्छेद अल्फा न्यूमेरिक सूची के अनुसार सम्मिलित किए गए। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के बहुत से अन्य देशों के संविधान से कई उपबंध ग्रहण किए। बहुत सारी चीजें दूसरों के संविधान से हम लोगों ने अच्छी चीज ली भी गई। निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। प्रशासनिक विवरण से संबंधित विषयों का प्रावधान निर्माण हेतु भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण किया गया। ठीक है, लगभग 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया, फिर बाद में विश्लेषण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों हेतु विभिन्न प्रावधानों के संविधान में शामिल किया गया। केंद्र राज्य संबंधों में उनके प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्यों तथा अन्य गतिविधियों का विस्तृत प्रावधान है हमारे संविधान में। राज्यों का राज्यों का अलग संविधान नहीं है। वैसे कहीं कहीं राज्यों का अलग संविधान भी है, अतः राज्य प्रशासन से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, राज्यों का अलग संविधान कहीं कहीं होता है तो वो नहीं है। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान ना तो कठोर न या अनम्य है, और ना ही नम्य
या लचीला है। ये दोनों का समझ में, ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ना ज़्यादा कठोर और ना ज़्यादा लचीला, ठीक है। संसद में कुछ संशोधनों को पारित करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिनके संशोधन के लिए उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना जरूरी है। लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या? लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका अर्थ यह है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। वे मताधिकार का प्रयोग कर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से समन्वय को प्रशासित करते हैं। भारत का सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति एक नियत समयावधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति एक नियत समय के लिए समावधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। नियत समावधि के लिए चुना जाता है। अगला बढ़ते हैं तो सरकार का संसदीय स्वरूप पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया। कौन सी प्रणाली को? वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली में सरकार एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, ठीक है। कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में विधायिका के विश्वास तक रहती है। राष्ट्रपति नाम मात्र एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र एक संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से किया जाता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदीय संप्रभुता एवं संसद की स्थिति तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ विधायी सर्वोच्चता होती है। यह संसद को सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण बनाती है, जिससे कि संसद किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या नए कानून बना सकती है। नए कानून को बना सकती है या पुराने कानून को खत्म कर सकती है। अब इसके कुछ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। सरकार के 2 स्तर केंद्र एवं राज्य हैं, ठीक है, और एकल नागरिकता है, ये एकात्मक लक्षण होगा। ये संघात्मक कौन से? 2 स्तर, ठीक है, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य। शक्तियों का विभाजन दोनों के मध्य किया गया, ये भी एक संघात्मक लक्षण है, ठीक है। संविधान लिखित है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। देश का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान। एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता एक ही होगी, ना राज्य की कहीं अमेरिका जैसे राज्यों में अलग होती है और देश की अलग होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। न्यायपालिका भी एकीकृत है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, सेंट्रल लेवल की जॉब्स, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन भी एकल है, ठीक है। अब आगे एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये संघात्मक शीर्ष है और शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय बैठता है, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल ये कैसी है? एकल वाला है, एकात्मक लक्षण है, ठीक है, एकात्मक लक्षण। आगे देखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं पारित कर सकती जिसे भविष्य में स्वयं संसद द्वारा संशोधित ना किया जा सके, और साथ ही न्यायपालिका कानून को रद्द नहीं कर सकती, यानी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। संसदीय संप्रभुता की दृष्टि से निम्न सिद्धांत इसके विरोधी हैं। कौन कौन से निम्न सिद्धांत इसके विरोधी हैं? कौन कौन से सिद्धांत? संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। कुछ निश्चित परिस्थितियों को छोड़कर संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। भारतीय संसद की स्थिति, संसदीय संप्रभुता किसकी? ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है, जो कि भारत ने सीधे उधर से लिया है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह निरंकुश नहीं है, यह संविधान के अधीन है। संसद संविधान के हिसाब से काम करेगी, इसे संविधान से ही अधिकार मिलता है, ठीक है। यह केवल उन विषयों पर ही कानून बना सकती है जो संघ सूची में या संवर्ती सूची में शामिल हो, ठीक है। संसद केवल उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संघ सूची या संवर्ती सूची में शामिल हो। इसके द्वारा बनाए गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
यानी न्यायालय किसी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकती है जो संसद द्वारा संविधान के खिलाफ बनाए गए हों। ठीक है, न्यायालय ऐसे कानून को शून्य मतलब बेकार के घोषित कर सकती है जो कि संविधान के खिलाफ बनाए गए हों। ठीक है, संविधान के खिलाफ बनाए गए। आगे जो लक्षण आते हैं वो होते हैं संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी भारत एक संघीय गणतंत्र है। ठीक है, विशेषता क्या है, इसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये संघीय गणतंत्र है। अब अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, तो इसके ये संघ वर्णित नहीं है। ठीक है, संघीय शब्द, लेकिन फिर भी ये एक संघीय गणतंत्र। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। संघीय राज्य वह होता है जिसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं। संघीय राज्य कौन सा होता है, जिसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं तथा शक्तियों का विवरण, इनके संविधान की व्याख्या एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का समाधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होता है। असमितीय संघवाद। असमितीय संघवाद क्या है, संविधान में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए। ये सारे विशेष उपबंध विभिन्न राज्यों के प्रादेशिक समस्याओं के कारण बनाए गए। देखो, जब किसी राज्य में कोई वैसी नेचुरल या प्रॉब्लम्स हैं उधर, ठीक है, प्रादेशिक मतलब उधर की पहले से ही समस्या है, तो उधर से नॉर्मली उसको विशेष उपबंध दिए गए। ठीक, जैसे ये विशेष उपबंध निम्नलिखित है, नीचे दिए गए कुछ। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 के लिए विशेष उपबंध महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक, नागालैंड के लिए 371 ए है। नागालैंड के लिए 371 ए है। असम के लिए 371 बी है। लाइन से याद करें, पहला है महाराष्ट्र गुजरात जिसके लिए 371 नॉर्म, बस 371। दूसरा क्या है, दूसरा है नागालैंड जिसके लिए 371 ए। महाराष्ट्र गुजरात जिसके लिए 371, दूसरा नागालैंड जिसके 371 ए। असम के लिए 371 बी है और मणिपुर के लिए 371 सी है। मणिपुर के लिए क्या है, 371 सी। आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी। आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी और ई। देखो, रिवाइज करते हुए चलेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात पहले थे जिनके लिए 371, नागालैंड दूसरा जिसके लिए 371 ए, असम तीसरा जिसके 371 बी और फिर मणिपुर 371 सी। आंध्र प्रदेश डी और ई। ठीक है, डी से लेकर ई तक आंध्र प्रदेश, डी या ई। ठीक, अब छठे पे आता है सिक्किम जिसके लिए 371। अब छठे पे आता है सिक्किम जिसके 371 एफ। ठीक, 371 एफ याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवें पे आता है मिजोरम जिसके लिए 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच और गोवा 371 आई। इन 9 राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं। 371 जो 371 अनुच्छेद के माध्यम से सभी राज्यों को दिए गए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो कौन कौन से रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 371 में विशेष उपबंध दिए गए हैं कुछ राज्यों को। उसमें पहला है महाराष्ट्र और गुजरात 371 के माध्यम से, दूसरा है नागालैंड 371 ए के माध्यम से, तीसरा है असम 371 बी के माध्यम से, चौथा मणिपुर 371 सी के माध्यम से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, डी और ई हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सिक्किम हो जाएगा एफ, सिक्किम क्या हो जाएगा एफ, सिक्किम एफ और मिजोरम 371 जी। मिजोरम क्या हो जाएगा 371 जी, मिजोरम 371 जी। अरुणाचल प्रदेश 371 एच, अरुणाचल प्रदेश 371 एच, गोवा 371 आई, गोवा 371 आई। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से संविधान में इनकी संख्या 7 थी परंतु अब 6। ठीक है, पहले 7 थी जिसमें एक संपत्ति का अधिकार माना जाता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर, ठीक है, अनुच्छेद 301 के अंदर विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, अब संख्या कितनी रह गई 6 रह गई, पहले हुआ करती थी 7। कितनी रह गई थी 7 होती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं जो कि भाग 4, ठीक है, भाग 4 में आते हैं। सरकार के लिए ये निर्देश देते हैं कि सरकार सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। यह न्यायोचित नहीं है, फिर भी इन सिद्धांतों को देश के लिए आधारभूत कहा गया है। ठीक है, इन पर केस नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है एकीकृत, इसकी विशेषता देखते हैं। यह विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ना विधायिका इसका कोई अंकुश लगा सकती है ना कार्यपालिका। मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है कौन, एकीकृत न्यायपालिका देती है।
संविधान के संरक्षक के तौर पर कार्य करता है। संविधान के संरक्षक के तौर पर कौन कार्य करता है? तो एकीकृत न्यायपालिका या न्यायपालिका काम करती है। ये याद रखने दोस्तों आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब एकल नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ठीक है, एकल नागरिकता में एकता और अखंडता बढ़ावा देने को मिलता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18+ पे वोट डालना है। ठीक है, इसके तहत सभी वयस्क नागरिकों को उनके धर्म, जाति, नस्ल, रंग एवं लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता, सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है। मूल संविधान में वयस्क की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसे 18 कर दिया गया। कौन सा संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है, इसको कितना कर दिया गया? 18 किया दिया गया। ये ध्यान रखना, 1989 61वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ यह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये अभी तक भारत में नहीं लगा। ठीक है, ये अभी तक भारत में ना लगे और ना लगे, भगवान करे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356। ये लगता ही रहता है, जब भी चाहें तब लगवा देते हैं ये लोग। और वित्तीय आपात 360 पढ़ते हैं आगे। मूल अधिकार के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेहरू रिपोर्ट 1928 मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की इच्छा प्रकट हुई थी, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, उसमें पहला है समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखो, पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। आगे जो फैक्ट दिए गए, राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 या 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। देखो, कभी जब बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में जैसे वार होगा तो आपके मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, कुछ वो भी, सभी नहीं। ठीक है, तो बाकी कैसी परिस्थिति में आपके मौलिक अधिकारों को हमको हमेशा ही मिलेंगे, फिर जन्म से ही आपके लागू हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों को न्याय योग, वाद योग के रूप में संविधान रखा गया है। आप केस कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का खंडन हो रहा है तो। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, बल्कि मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे। अभी हम लोग 6 ऊपर देखे थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। अमेरिका के कौन से बिल से की जाती है? अधिकार बिल से की जाती है। अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि क्या था? एक मौलिक अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंदर एक वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है मात्र। ठीक, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है, संसद के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। मैंने जैसे बताया था, आपात स्थितियों में मूल अधिकारों का संरक्षण है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मूल अधिकार नहीं हो रहे तो आप अपील कर सकते हो या रिट डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उल्लंघन। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत होता है ना, पहले होता था,
उसका उन्मूलन, ठीक है, उसको खत्म करना। अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया अनुच्छेद 17 ने, ठीक है, अनुच्छेद 17 ने। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कार्य करने पर प्रतिबंध। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, अनुच्छेद 24 जो कि है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कार्य करने पर प्रतिबंध। देखो 24 इधर है और 4 उधर भी है, ठीक है, 24 में लास्ट में 4 आ रहा है और इसमें भी लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना में कार्य करने प्रतिबंध, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद नंबर 25, ठीक है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता थी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा जो नीचे वाले न्यायालय होते हैं उसके अंदर जो न्यायालय आते हैं, उच्चतम न्यायालय और जो स्टेट के होते हैं, ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्राप्त है। देखो उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 32 के माध्यम से, और जो हाई कोर्ट वगैरह है उन्हें 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। एक थे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के थ्रू, और जो हाई कोर्ट है उन्हें अनुच्छेद 226 के थ्रू शक्ति यह प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अपनी जो वो होती है रिट जारी कर सकता है, ठीक है। रिट कौन कौन? एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेक्षण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, निषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया। 36 से 51 भाग 4 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है, ठीक है, न्यायालय में नहीं जा सकते आप इनके विरुद्ध। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 का प्रयोग इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से? देखो 37 में कहा गया है विधि के बनाने में इन तत्वों को लागू करना जरूरी है, मतलब राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। और जो 355 अनुच्छेद 355 और 365 है उनका प्रयोग नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किया गया है, ठीक है, इन 355 और 365 का, ठीक है। 37 कहता है कि राज्य को करना होगा ऐसा, राज्य का कर्तव्य बनता है ऐसा करना, और फिर राज्य की मर्जी वो चाहे करे या ना करे। अब इतनी बात होगी तो अभी मैंने आपको 371 पढ़ाया था, वो किससे था बताइए? 371 अनुच्छेद किससे था? विशेष बनता थे इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के, महाराष्ट्र और गुजरात, फिर लांतर से 9 स्टेट थे, ठीक है, वो सब याद आएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन जरूरी है, रिवाइज जरूर करिए, एक वीडियो को 2 बार देखिए। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। सामाजिक और आर्थिक चार्टर, पहला भाग, ठीक, पहला भाग कैसा है? सामाजिक और आर्थिक। न्याय पर आधारित सामाजिक संरचना, अनुच्छेद 38, ठीक है, क्या कहता है? न्याय पर आधारित सामाजिक संरचना में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास होगा। कौन से? अनुच्छेद 38 में कहा गया, अनुच्छेद 38 में कहा गया, अनुच्छेद 38 में कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्थिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाएं तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 38 और 39 वितरण मूलक न्याय के सिद्धांत को साकार करता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना का निर्देश दिया गया है।
ताकि सभी तरह की सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके। सभी तरह की सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके। सामाजिक सुरक्षा चार्टर। सामाजिक सुरक्षा चार्टर इसका भाग 2 है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का कुछ दशाओं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। ठीक है, देखो उद्योगों में प्रबंधन, कामगारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 और कुछ दशाओं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता एवं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 41। ठीक है, 41। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काम करने की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। अनुच्छेद 42। काम करने की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। अनुच्छेद 42। कामगारों के निर्वाह मजदूरी। ठीक, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 है। कामगारों के निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 है। ठीक है, अनुच्छेद 43 ये था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का था, 40 का था। ठीक है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 था। काम करने के न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं में अनुच्छेद 42 था। न्यायसंगत और मानवोचित कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 था। आगे बढ़ते हैं तो आगे बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 45। बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब इधर से कुछ याद आ रहा? एक अनुच्छेद था 24 मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उधर काम नहीं करने दिया जाएगा। फिर जे राज्य नीति तत्व में आता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, काम नहीं करने देना प्लस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ठीक है, 14 वर्ष से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करना ही करना है। आगे क्या आता है? हालांकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 45 में यह वर्णित है कि सभी राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। फिर क्या करें? 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष वो आंगनबाड़ी वाला सिस्टम, आंगनबाड़ी और वो प्राइमरी, ठीक है, वर्ष तक आयु प्रारंभिक होने बचपन की देखभाल और शिक्षा देने को उपबंध में करने का प्रयास करेगा। उसमें क्या आता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना। अनुच्छेद 47। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना अनुच्छेद 47, जिसमें विशेष रूप से मदिरापान निषेध शामिल है। दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 46। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 46 46 है। आगे जो आता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये 39 का। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आगे बढ़ते हैं तो सामुदायिक कल्याण चार्टर, ये तीसरा भाग हो जाएगा उसका। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। वैसे तो राज्य ने हिंदू पर्सनल लॉ, जो कि सिखों, जैनों और बौद्धों पर भी लागू होता है, में सुधार करने और संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक मुस्लिमों और ईसाइयों को और पारसियों को समान नागरिक संहिता के तहत लेने के लिए प्रयास में नहीं किया गया। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 है। समान नागरिकता का 44 है, ये भी याद रखना, अनुच्छेद याद रखना। और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, ये संबंधन 48 का है। देखो, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद 48 के काम में क्या है? प्रकृति से वन और वन्य जीवों का संरक्षण 48 का हो जाएगा। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 और वन और वन्य जीवों का संरक्षण 48 का। स्मारकों का संरक्षण 49। स्मारकों का संरक्षण क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएगा। स्मारकों का संरक्षण 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 51 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए संसद में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये याद रखना है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है, ताकि देश के अंदर और बाहर मानवाधिकार हनन की समस्याओं से निपटा जा सके मानवाधिकार हनन की समस्याओं से। आगे बढ़ते हैं, जो आगे फैक्ट दिए गए उन्हें देखते हैं। हाँ,
अब ये जो अनुच्छेद आता है वो ग्राम पंचायतों के गठन से आता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते। मूल अधिकार ज्यादा, ठीक है। केरल शिक्षा विधेयक में न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते, फिर भी अधिकारों की संभावनाओं और दायरे का निर्धारण करते समय न्यायालयों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्वीकार करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके दोनों को लागू करने का प्रयास किया जाए। 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में वृद्धि हुई। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया अनुच्छेद 39 और सा को लागू करने के लिए लाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14 और या 19 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, उल्लंघन करता है। आते आते 42वें संविधान संशोधन में 31 के दायरे को और अधिक विस्तृत कर दिया गया ताकि सभी नीति तत्वों को इसमें समाहित किया जा सके। इसने सभी नीति निर्देशक को अनुच्छेद 14 से 19 के तहत दिए गए मूल अधिकारों पर अधिमान्यता प्रदान कर दी। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 31 में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है। बहुमत से निर्णय लिया गया है कि संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन पर आधारित है, अतः एक पर दूसरे को स्पष्ट महत्व प्रदान करना संवैधानिक सौहार्द को नष्ट करना है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। ठीक है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। अबुकावूर बाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने कहा कि हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, फिर भी न्यायालयों को नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने का वास्तविक प्रयास करना चाहिए और दोनों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष से जहां तक संभव हो जाए बचा जाना चाहिए। उन्ना कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में न्यायालय ने पुनः दोहराया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों एक दूसरे के पूरक और सहायक है और भाग 3 में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जानी चाहिए। अतः राज्यों के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए निर्देश पत्र के समान है, जिसमें भारत में सामाजिक व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को कुछ सकारात्मक निर्देश दिए गए। देख लेते हैं शासन प्रणाली किस प्रकार है। शासन प्रणाली भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, बिल्कुल सी ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता, क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों की संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट विभाजित किया गया है। स्पष्ट विभाजित किया गया है। स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? परिसंघीय। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन ने परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते ही प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, संघात्मक और एकात्मक दोनों के। लेकिन संविधान, वो भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, संघ है, ठीक है, संघ। केसी व्हीलर होगा ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। अधिक लचीला और अधिक कठोर के बीच एक संतुलन स्थापित करते हैं। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का है। अगली वीडियो में संसद से स्टार्ट करेंगे। बस आपसे गुजारिश यही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया जा रहा है लगातार। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।